नमस्कार। उत्तराखंड खास खबर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए कई आईएएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है। इस तबादले में 4 आईएएस, 2 पीसीएस और सचिवालय सेवा के 11 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। ये फेरबदल विभिन्न विभागों के कामकाज को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। अहमद इकबाल, जो अभी तक अपर सचिव ऊर्जा के पद पर कार्यरत थे, उन्हें आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये तबादला उनके प्रशासनिक अनुभव और ज़रूरत के अनुसार किया गया है। आईएएस अधिकारी रंजना राजगुरु से बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। उनके स्थान पर नए अधिकारी की तैनाती की जाएगी। राज्य सरकार ने किया बड़ा फेरबदल। 4 आईएएस, 2 पीसीएस समेत सचिवालय सेवा के 11 अफसरों का ट्रांसफर। आईएएस अहमद इकबाल को मिला नया विभाग। रंजना राजगुरु से हटाया गया बाल विकास विभाग। अनुराधा पाल को मिली दोहरी जिम्मेदारी। नरेंद्र सिंह भंडारी को कौशल विभाग की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 144 अभ्यर्थियों और उत्तराखंड परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 43 पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 187 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्तियां देने का काम किया है। बीते वर्ष 150 आश्रितों और आज शेष 43 पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से 2024 में निगम ने रिकॉर्ड 56 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित किया। हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं। और निर्णय लेने में हमने इतनी सी भी तनिक भी देरी नहीं करी और हमने निर्णय लिया, हम पूरे भारत का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून भी लेकर आए। और उसी का परिणाम हुआ कि लगभग, जो महाराज जी कहते 23,000 से अधिक नियुक्तियां लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गई हैं। वो नियुक्तियां हम बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पक्षपात के करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबको सही प्रकार से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, हमारे भाई बहन, जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आता था, परिणाम आते थे, तो उनका नाम नहीं आता। देहरादून के कुख्यात भूमाफिया दीपक मित्तल पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि मित्तल ने रेस कोर्स निवासी आर्यन वालिया के पिता को झांसे में लेकर उनकी करोड़ों की ज़मीन अपनी कंपनी पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक को दिलवाई और उन्हें निदेशक भी बना दिया। इसके बाद 2019 में कंपनी खातों से करोड़ों रुपए अपने साथियों के खातों में ट्रांसफर कर फ्लैट खरीद दिखाया, लेकिन असल में राशि हड़प ली गई। मित्तल पर अब तक गैंगस्टर एक्ट समेत 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो अपनी पत्नी के साथ देश से बाहर फरार है। पुलिस ने एलओसी लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है और रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मामले की जांच पुलिस और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं।
वादी आर्यन वाले जी ने एक शिकायत जो है थाना राजपुर पर दी थी और जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी मसूरी द्वारा इसमें प्रारंभिक जांच की गई। यह प्रकरण हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें पूर्व में भी 9 मुकदमे इसमें दीपक मित्तल और उनकी पत्नी पर दर्ज है। और इसकी जब प्राथमिक जांच के बाद जो तथ्य इसमें सामने आए, जो वादी द्वारा कहा गया कि विभिन्न अकाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो मनीष गर्ग और मनीष गुप्ता नाम के 2 लोग हैं, जिनके द्वारा अपने अकाउंट में पैसे लिए गए थे विभिन्न समय में, जो करीब टोटल 7 करोड़ करीब पैसे जो अलग अलग लिए गए थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उन पैसों को जो है इन्होंने गबन करके कंपनी के द्वारा और वापस जो है मनी लॉन्ड्र करके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि प्राथमिक जांच में जो अकाउंट्स की डिटेल प्राप्त हुई और जो तथ्य आए, तो उसके आधार पर मुकदमा थाना राजपुर में दर्ज कर लिया गया। इस प्रकरण में, इस प्रोजेक्ट से प्रकरण में पहले भी पूर्व में 9 मुकदमे इसमें टोटल दर्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। जो अभियुक्तगण फरार है, इन पे इनाम भी घोषित है। साथ ही साथ इसमें लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसमें रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया भी जनपद स्तर से पूर्ण कर ली गई है, क्योंकि नए तथ्य इसमें प्रकाश में है। इसको लेते हुए जो भी नामजद अभियुक्त इसमें नए प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचना में आयोग को निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी साक्ष्य इसमें कलेक्ट करके इसमें आगे की विधिक कार्रवाई को पूर्ण करें। लालकुआं के ग्राम सभा खेड़ा से जीवन चंद्र आर्य ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 711 मतों के साथ शानदार जीत दर्ज की है। उनका चुनाव चिन्ह ईंट लोगों में खासा लोकप्रिय रहा और जीत का मजबूत आधार बना। इस सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्रपाल आर्य, जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के करीबी माने जाते हैं, महज 502 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। उनकी हार ने कांग्रेस खेमे को तगड़ा झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए अंदर खाने हर संभव कोशिश की, लेकिन जीवन आर्या की लोकप्रियता और ज़मीनी पकड़ के आगे रणनीति फेल हो गई। इस नतीजे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। को मेरा नमस्कार। मेरे गांव की जीत है, मेरे बहनों भाइयों की और माता बहनों की जीत है और मेरे युवा साथी की जीत है, मेरे सभी ग्रामवासियों की जीत है। मैंने वादे किए हैं 5 साल में पूरा करने का प्रयास करूंगा। जो मेरी जीत में शामिल थे, जो नहीं भी थे, मैं सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को नमस्कार। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड हर विलास नंदी को छत्तीसगढ़ के भिलाई से गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय तक नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में छिपा रहा। यह गिरोह 2024 में सेना से रिटायर्ड एक सूबेदार मेजर से 34 लाख की ठगी के मामले में सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी 10 साल दुबई में रहा और उसकी ईमेल फिलीपींस से ऑपरेट होती थी। आरोपी के पास से यूएई, ओमान और अमेरिका की विदेशी मुद्रा, यूएई रेजिडेंशियल कार्ड, कई भारतीय दस्तावेज और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। उसके खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन सामने आया है। देश भर में उसके खिलाफ 37 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। एसटीएफ अब नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में है। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 से 5 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उन्होंने बताया कि शनिवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 3 अगस्त को देहरादून और बागेश्वर जनपद में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 4 और 5 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और भारी वर्षा की बात करें तो 2 तारीख को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर या उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। 3 तारीख को जो है उत्तराखंड में देहरादून और बागेश्वर जनपद है, वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी है, नैनीताल जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 4 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 4 और 5 तारीख को जो अधिक वर्षा के कारण जो चेतावनी है वो ऑरेंज कलर में भी दी गई है। तो 4 तारीख को जो कुमाऊं क्षेत्र है, उनके जनपद हैं, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। विशेषकर बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जनपद है,
ऐसे जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। जबकि जो अन्य मैदानी और पर्वतीय जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो अभी जो मेन एक्टिविटी 4 और 5 तारीख को लग रही है, जिसके कारण जो वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो इसके कारण देख सकते हैं कि कहीं कहीं जो है लैंडस्लाइड हो सकती है या नदी नालों में जल स्तर अचानक से वृद्धि हो सकती है। तो जो सेटलमेंट्स इन क्षेत्रों में रह रहे हैं, वल्नरेबल एरियाज़ में, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हो या नदी नालों के आसपास, तो उन्हें विशेषकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हर की पौड़ी पर पूरे देश से आए मुल्तान समाज के श्रद्धालु ने दूध और फूलों की होली खेलकर मां गंगा को नमन किया। हर की पौड़ी पर इस दौरान सतरंगा उल्लासपूर्ण माहौल देखने को मिला। यह परंपरा 1911 में लाल भगत रूपचंद द्वारा शुरू की गई थी, जब वे पाकिस्तान के मुल्तान से पैदल चलकर हरिद्वार आए और मां गंगा में जोत प्रवाहित की। तब से हर साल मुल्तान समाज के लोग इस परंपरा को जीवंत रखते हुए गंगा से आशीर्वाद और देश की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। 15 साल पहले भगत रूपचंद मुल्तान से पैदल चल के जो जोत को आए थे, आज नई पीढ़ी इस आयोजन को आगे बढ़ा रही है। हर समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब आज हमने माँ गंगा से दूध की होली खेली और शाम को भव्य शोभा यात्रा होगी। ये पर्व केवल मुल्तान का नहीं बल्कि हर समाज का हो चुका है। आज धूमधाम से हम ये पर्व मना रहे हैं। जो लोग अपने साल में नहीं मिलते तो इस गंगा तट पे आके मिलते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। हमारे देश के अंदर भी और शांति बनी रहे, एकता और भाईचारे का संदेश ये पर्व बन चुका है। हमें इस बात में खुशी है कि हर व्यक्ति यहाँ पर आता है और खुशी से माँ गंगा से मनोकामना पूरी करता है और माँ गंगा उन्हें आशीर्वाद देती है। ये माँ गंगा की बड़ी असीम अनुकंपा है। मेरे को लगातार तीसरा वर्ष है आने को यहाँ पर। 115 वर्ष पुरानी ये हमारी सनातन संस्कृति है और माँ गंगा की गोद में आकर सिर्फ एक ही भाव मन से निकलता है कि देश माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में समृद्ध हो, शांति हो, समाज में भाईचारा बढ़े, सब लोग प्यार से रहे और माँ गंगा अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे। विकासनगर में हरबरपुर स्थित मीना जैन गली के एक घर से धुआं उठने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एक कमरे से महिला की जली हुई लाश बरामद की गई। महिला की पहचान सुरेशो देवी उर्फ वंदना राणा के रूप में हुई है, जो घर के मालिक संजय राणा की पत्नी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पति संजय राणा ने शक जताया कि उनका पुत्र नशे का आदी है और उसने ही हत्या की हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि घर से कुछ रुपए भी गायब हैं। पुलिस मामले की संदिग्ध हत्या के एंगल से जांच कर रही है। मैं ड्यूटी पर था, फोन यहाँ से पड़ोसी ने फोन किया, धुआं निकल रहा है बोला। अच्छा, तो मैंने बोला देखो कहीं 2 दिन से कुछ गाड़ी नहीं आई है तो कूड़ा जला रही होगी वो नहीं, ऊपर धुआं मोन्टी से बहुत निकल रहा है। फिर मैं आई पड़ोसी आए यहाँ पर, इन्होंने देखा तो बोला धुआं निकल रहा है, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुला हुआ है, ये ताले टूटे हैं बोला। तो दूसरे मैंने पड़ोसी में जाके उसको मैंने फ़ोन किया जो दुकान वाला था, फिर आप जाके पता करो या फिर मुझे फ़ोन करना। तब से फिर मैं वहाँ छुट्टी से भाग के आ गया 15 मिनट में। फिर क्या पता चला आपको? पता क्या चला, अंदर तो अंदर जाने लेकिन धुआं था पूरा। तो सब लोग बाहर से 4-5 जो थे। फिर मैं जैसे जैसे अंदर गया तो मैं ऐसे एकदम वो अपन बाहर आ गया, कुछ नहीं हो पाया। फिर मैं दोबारा थोड़ी देर बाद गया, मैंने वो दरवाजा पीछे वाला दरवाज़ा खोला। अच्छा, फिर ऊपर गया, मोन्टी दरवाज़ा खोला, उससे फिर धुआं से बाहर निकल गया। तो कौन था उस वहाँ पे? कोई नहीं था उस टाइम। नहीं, किसकी बॉडी मिली आपको? बॉडी मेरी वाइफ की है। अच्छा, किसने जलाया? ये मेरे लड़के ने जलाया हो सकता, बाकी तो पता नहीं। तो कुछ कैश भी ले गया आपका लड़का? हाँ, कैश ले गया 30,000 रुपये थे। तो क्या किसी चीज का आदी था क्या वो? हाँ, नशे वगैरह करता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि को मंजूरी दी है जो 5वें और 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू वेतन बैंड ग्रेड वेतन में अपना वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों उपक्रमों
के 5वें और 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू वेतन बैंड ग्रेड वेतन पाने वाले कार्मिकों को महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। उनकी महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को 1 जनवरी 2025 से 5वें वेतनमान वाले कार्मिकों को 455% से बढ़कर 466% कर दिया जाएगा। इसी प्रकार 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 246% से बढ़कर 252% कर दिया जाएगा। यही नहीं, कम धामी ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ के ढलान स्थिरीकरण के लिए 516 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी ने जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए भी बड़ी घोषणा की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा पुत्र मोह और परिवारवाद की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे समाज नहीं, केवल अपने परिवार के लिए लड़ती हैं। कमलेश रमन ने कहा कि कई महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं, कांग्रेस को चाहिए कि वो भी महिलाओं और कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दें। कांग्रेस संशय के घेरे में इसलिए हमेशा रहती है कि पुत्र मोह जो है उनका, उसी को लेकर के वो हमेशा लड़ाई की बात करते हैं, उसी को लेकर के विरोध करते हैं। पुत्र मोह में अगर वो कोर्ट जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं भी जीत करके आई हैं। और अगर महिला आरक्षण सीट आई है उस चुनाव के लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह का कांग्रेस का ये कहना कि गलत आरक्षण हुआ है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पुत्र के लिए लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? कार्यकर्ताओं के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो कांग्रेस में कार्यकर्ता भी हैं और बहुत सारी महिलाएं भी जीत कर आई है। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो महिलाओं पर भी दांव दांव खेल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़नी है और सिर्फ अपने पुत्र मोह में लड़ाई लड़नी है। तो ये कांग्रेस का चेहरा हमेशा जनता को दिखाई दिया और इसीलिए आज का रिजल्ट आपने देखा होगा, पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। देखिए देहरादून में महापौर सौरभ थपलियाल के रायपुर विधानसभा के वार्ड 52 अजबपुर सरस्वती विहार में भ्रमण कर साफ सफाई और अन्य स्थलीय व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था का अवलोकन करते हुए वहां के सुपरवाइजर को सतत सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। अनुपस्थित कर्मचारियों के कारण जानने के लिए हाजिरी रजिस्टर भी देखा गया। इस दौरान स्थानीय पार्षद सोहन रोतेला के साथ महापौर ने क्षेत्र के बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। राजधानी देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान छत्रपति शिवाजी सेना ने उत्तराखंड में संगठन विस्तार की घोषणा की। प्रेस वार्ता में राहुल चौहान को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, सुमित सिंगल को प्रदेश प्रभारी और शुभम पंडित को प्रदेश युवा इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया। संगठन ने बताया कि राज्य में विभिन्न जिलों में जल्द ही अन्य जिम्मेदारियों का भी वितरण किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य, मतलब हिंदुओं की भूमि, हिंदुओं की संस्कृति इस मातृभूमि पर आदि अनादि काल तक इसी तरह से चलती रहे। और जैसे कि हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई सा भी राज्य हो, डेमोग्राफिक परिस्थितियां हर जगह बदल रही है। चाहे वो किसी प्रकार का जिहाद हो, बाहरी संस्कृति, मजहबी लोग आकर संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो छत्रपति शिवाजी सेना है, अपने मूलभूत संस्कृति को जगाने के लिए प्रत्येक राज्य में कार्य करने के लिए तैयार है। उसी संदर्भ में आज हम उत्तराखंड की इकाई की घोषणा कर रहे हैं और उत्तराखंड में एक नई ऊर्जा के साथ हम कार्य करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और उन्हीं शिवाजी महाराज जी के आदेश को मानते हुए, महादेव जी के आदेश को मानते हुए इस मातृभूमि पर हिंदू स्वराज्य हो, उस संकल्प के साथ आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। अभी शिवाजी सेना किस राज्यों में कार्य करती अभी हम 3 राज्यों में कार्यरत हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा। आज हमारा उत्तराखंड का शुरू हुआ। एसएसपी अजय सिंह ने आगामी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर अपने कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। देहरादून में यह परीक्षा 3 अगस्त को 21 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बैठक में परीक्षा को पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने सभी ड्यूटी में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया कि वे पूर्ण निष्ठा और कार्यकुशलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। प्रमुख समाज सेवी नरेंद्र शर्मा और वार्ड नंबर 3 के सभासद रजत शर्मा ने मंगलौर कोतवाली के अधिकारियों, सिपाहियों और यूपीसीएल के अधिकारियों को माला पहनाकर व शाल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर कोतवाल शांति कुमार, एसआई नरेंद्र सेठ राठी और एसटीओ अनुभव सैनी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी भाग लिया। नरेंद्र शर्मा और रजत शर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के सफल संचालन में पुलिस और विद्युत विभाग की संवेदनशील व सतर्क भूमिका के लिए ये सम्मान समर्पित है। कांवड़ मेला को समापन कराने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यूपी से सटा बॉर्डर है और इसमें मंगलौर थाना आता है और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई इस बीच में। इसलिए मंगलौर थाने का और हमारे बिजली विभाग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिजली विभाग का भी और अपना बिजली विभाग वगैरह का जो है, सबका जो है हौसला अफजाई होती है। बिजली तो शायद किसी ने नहीं किया, शायद बस हमने किया जी। आपने किया है जी, क्योंकि हमने ऐसा ना पूरे दिन रोड पे देखा है कि भाई एसडीओ साहब और जेई साहब जो है करीबन रात को 3-3 बजे तक मैंने जो है रोड पे अपनी ड्यूटी पे जाना, पेट्रोलिंग करते देखा है। ये कार्यक्रम तो छोटा सा कार्यक्रम था। कांवड़ मेला में जो हमारे सम्मानित पुलिस और बिजली विभाग, इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया। उनको और हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जो मैं हमेशा ही करता आया, पहले से करता आया। 2-3 साल से तो नहीं हो पाया था, लेकिन हमेशा जो उधर सा मेरा होटल, तब भी मैं करता रहा। और किस तरह से सम्मानित किया आपने इन लोगों को? बस फूल मालाओं से शोर उड़ा के। अभी तो क्या इनकी जो उपस्थिति, किस तरह से इन्होंने कांवड़ मेला को जो है बहुत ज़बरदस्त मैनेज किया है इन्होंने, क्योंकि हर साल झगड़े कुछ ना कुछ होते ही थे। इस बार कुछ नहीं हुआ, और कहीं हुआ भी तो तुरंत पुलिस पहुंच गई और उन्होंने एकदम जो शांतिपूर्ण बड़ा बहुत ही बढ़िया शांतिपूर्वक रहा। इसलिए जो है मैं भी, किसान यूनियन ने भी और हमारे मंगलौर के साथियों ने भी, सब ने जो, और ऐसा प्रोग्राम होना भी चाहिए जो सम्मान का काम करते हैं, तो उन्हें सम्मान मिलना भी चाहिए और सम्मानित करना भी चाहिए। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।